आज हम समझेंगे कि फ्लैश फ्लड क्या होता है और इसका यूपीएससी से क्या रिलेशन है फ्लैश फ्लड का, कि यूपीएससी से कहीं ना कहीं बार बार क्वेश्चन पूछता है। और हम समझेंगे कि इंडिया में फ्लैश फ्लड की कारण क्या है और हमारे जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी क्या प्रिपेयरनेस है कि टू काउंटर और टू चेक द फ्लैश फ्लड। और इसके अलावा हम ये समझेंगे कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे हॉट स्पॉट है, कि इंडिया की कौन कौन सी जगह जो वनरेबल है जहाँ फ्लैश फ्लड आ जाते हैं। फ्लैश फ्लड जो रिसेंटली हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला कि क्लाउड बस्ट, या सीधा सा मैं कहूँ कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से एक मलबा सीधा सा नीचे तक आ गया, विद पानी के साथ मिलके आ गया। तो वहाँ पे एक फ्लड भी आया और मलबा भी आया, जिसमें एक सिल्ट्रेशन कह सकते हैं या कह सकते हैं सॉइल मिलके आती है, जैसे बहुत ज़्यादा लोगों के मरने की संभावना रहती है। निगजिली लोग, अगर मान ली 10 लोग फंस गए उसमें तो एक दो ही बचेगा, ज़्यादातर लोग मर ही जाते हैं। जो रिसेंटली कल जो हमारा आया वायनाड में फ्लैश फ्लड, वहाँ पे करीब 5 लोग मारे गए। तो यूपीएससी का ये डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है। डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है, तो इसको हम जीएस 3 से कनेक्ट कर सकते हैं। यूपीएससी ने इस पे हर साल एक सवाल पूछा है, फ्लैश फ्लड से या फ्लड से या कॉज ऑफ द फ्लड इन इंडिया, क्योंकि हर साल फ्लड आते हैं। जैसे इससे पहले अगर देखूं बैक ईयर में, तो बिहार में जो जनरल फ्लड आया तो उसकी वजह से बिहार के करीब 100 के आसपास, 100 to 80 के आसपास गांव बिल्कुल ख़त्म हो गए। उससे पहले मैं देखूंगा तो बात करूं तो उत्तराखंड में हमेशा उत्तरकाशी में, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में फ्लड आया था, फ्लैश फ्लड। तो ये टॉपिक हमेशा न्यूज़ में बना रहता है। तो अगर एक बारी ये टॉपिक हमने यहाँ से कर लिया और पढ़ लिया, तो हमारे लगभग हमारे जो भी क्वेश्चन लिखने के जो भी हमारे पैरामीटर है सेम रहते। फिर फ्लैश फ्लड कहीं पे भी आए, बस हमें अगर उसने पूछा रिसेंट के एग्जाम्पल, तो सिर्फ हमें रिसेंट के एग्जाम्पल, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया तो वो रिसेंट का एग्जाम्पल 2026 में, या वायनाड में जो कल आया वो रिसेंट का एग्जाम्पल है। उससे पहले अगर मैं वहाँ तो 2025 में उत्तरकाशी में आया था या सिक्किम में आया था फ्लैश फ्लड। तो इस टॉपिक से हम समझेंगे फ्लैश फ्लड के बारे में ऑल द डिटेल। वी विल कवर ऑल द डिटेल ऑफ द फ्लैश फ्लड। इंडिया में कारण क्या है, तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि आईएमडी रेड अलर्ट इशू करती है। तो रेड अलर्ट एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि आईएमडी जो डिफरेंट डिफरेंट अलर्ट यूज़ करती है, जैसे ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट, ग्रीन अलर्ट। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है मेंस में कि आईएनजी उनके पैरामीटर क्या होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझना है, मैंने समझाया। रेड अलर्ट एक क्वेश्चन आया था ज्योग्राफी में। तो ऐसे क्लाउड बस्ट, तो कह रही है कि जहाँ पे भी क्लाउड बस्ट होते हैं वहीं पे फ्लैश फ्लड आते हैं। तो फ्लैश फ्लड का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि जिस एरिया में मान लीजिए पहाड़ी एरिया या टेरेन एरिया है, सॉइल का नेचर थोड़ा सा अलग है एज कम्पेयर टू एलुवल सॉइल और प्लेन एरिया, उस एरिया में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है किसकी, फ्लड बस की। तो फ्लड जो हमारे फ्लैश फ्लड होते हैं वो, उनको हम समझते हैं कि फ्लैश फ्लड क्या होता है। जैसे हम न्यूज़ में हर बार देखते हैं कि आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया, फिर भी लोगों ने इग्नोर किया, उसकी वजह से बहुत लोगों की जान माल को खतरा हो गया। तो उसके कारण ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। ये न्यूज़ में है इसलिए हमने लगा दिया कि ग्लेशियर लेक आउटवर्स्ट फ्लड भी आता है, कि ग्लेशियर से अचानक से पानी आया और वो एक लेक में आया, लेक से वो पानी नीचे को डेवरिस या क्या मलबा लेके नीचे की एरिया को उसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो ग्लॉफ या ग्लेशियर लेक आउटवर्स्ट से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसके रीज़न क्या है। क्लाइमेट चेंज भी रीज़न हो सकता है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन भी रीज़न हो सकता है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। और हमारा दूसरा रीज़न क्लाइमेट चेंज के अलावा हमारा, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, क्लाउड बस्ट भी हो सकता है। तो हम इन सारी चीज़ों को समझते हैं। जैसे ये वही है कि हमारा जो कुल्लू मनाली उनमें भी फ्लैश फ्लड आया था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जान माली बैक ईयर का वो है। तो फ्लैश फ्लड का सीधा सा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फ्लैश फ्लड इंडिया में जो आता है बार बार हर साल आता है, उसका एक नेचर बन गया है। तो उसको हम एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं, उसके बाद यूपीएससी में अगर क्वेश्चन आता है, स्पेशली मेंस में ही पूछेगा, तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे समझना है कि व्हाट इज फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड इसे कहते हैं। फ्लैश फ्लड का सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक सर्टेन एरिया में, लोकल एरिया में अचानक से बारिश होती है
और वो बारिश अपने साथ नीचे की तरफ मलबा लेके आती है किसी भी माउंटेन या टेरेन एरिया में, और अचानक से चारों तरफ फ्लड और सॉइल हो जाती है, मिट्टी हो जाती है। तो वही है सडन एंड रैपिड फ्लड अगर विद इन द शॉर्ट पीरियड यूजुअली विद इन अ फ्यू आवर, और हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल की वजह से सडन अचानक से या रैपिड फ्लड आता है, उसको हम फ्लैश फ्लड कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूएस नेशनल वेदर सर्विस ने कहा है कि किसी भी एरिया में लेस देन 6 आवर में बारिश सडनली होती है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड के रीज़न नेचुरल भी हो सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड भी हो सकते हैं। फ्लैश फ्लड हमारा किसी प्लेन एरिया में भी आ सकता है, फ्लैश फ्लड हमारा माउंटेन एरिया में आ सकता है, लेकिन इंडिया में जो फ्लैश फ्लड आते हैं वो मेनली माउंटेन एरिया में आते हैं ड्यू टू द ऑरोग्राफिक रेनफॉल और ड्यू टू द ऑरोग्राफिक क्लाउड बस्ट। तो ये सीधा है कि करेक्टराइज्ड बाई द वाटर लेवल विद इन लिटिल और नो वार्निंग। इतनी जल्दी ये फ्लैश फ्लड आते हैं कि वहाँ पे आईएमडी को मौका ही नहीं मिलता कि वो वार्निंग दे दे। तो अगर आता है कि फ्लैश फ्लड क्या है, तो अगर मैं लिख दूँ यूएस ने कि 6 आवर से कम ड्यूरेशन या 6 आवर या 6 आवर से कम ड्यूरेशन पे सडन क्लाउड बस्ट हो जाता है किसी भी एरिया में, सर्टेन एरिया में। जब वो क्लाउड बस्ट होता है स्पेशली टेरेन एरिया में, तो जो भी पानी होता है वो अपने साथ एक मलबा लाता है, डेब्रिस लाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लैश फ्लड। फिर आता है कि फीचर ऑफ द फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड की फीचर्स क्या है, कैसा होता है फ्लैश फ्लड। सबसे बड़े बात कह रहा है कि एक्सट्रीमली हाई फोर्स वेलोसिटी कैरिंग वाटर डेब्रिस एंड सेडिमेंट। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड में आता है, तेज वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, पानी के साथ मलबा भी लाता है, सेडिमेंट लाता है, स्पेशली सॉइल के सेडिमेंट लाता है। तो जिससे क्या होता है जान माल को खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। देन फिर कह रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से हमारा फेल हो जाता है उस पानी को कंट्रोल करने के लिए, इतना तादाद से ज़्यादा पानी आता है। देन कॉमन इन नैरो स्टेप रिवर वैली। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है कि जो नैरो स्टेप वैलीज होती है, बहुत सकरी वैलीज होती है, जो कहीं पे भी क्लाउड बस्ट हो गया। क्लाउड बस्ट का सीधा सा मतलब बादल फट गए, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो पानी हमारी जो रिवर थी या हमारा जो नाला वगैरह था, उसने एकदम से वो पानी सह नहीं पाया, उसका पानी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। और कह रहा है ये सबसे ज़्यादा आकर होते हैं अर्बन एरिया में और कंक्रीट सरफेस एरिया में। क्यों होते हैं? क्योंकि अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा कंक्रीट सरफेस होती है, तो वहाँ पे क्या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कैपेसिटी नहीं होती है कि वाटर जो जाएगा वो या तो बह के ही कहीं कहीं जाएगा, लैंड उस वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगी क्योंकि वहाँ पे कच्चा है ही नहीं। जैसे गांव में कच्चा होता है तो खेतों में पानी भर जाता है या गलियों में अगर कच्चे भर जाता है, अर्बन एरिया में वहाँ पे नहीं मिलता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्लैश फ्लड सबसे ज़्यादा अर्बन रीजन में होती है। तो ये हमारे फ्लैश फ्लड के सीधी सी है कि ये फ्लैश फ्लड कहाँ पे आता है। ये फ्लैश फ्लड हमारा मेनली अर्बन एरिया में आता है और आएगा हमारा टेरेन एरिया में। तो जो मैं बार बार कह रहा हूँ क्लाउड बस्ट, उसको क्लाउड बस्ट को एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। क्लाउड बस्ट का सीधा सा मतलब है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है मेंस में, हम इसको देखेंगे। उसने पूछा था कि क्लाउड बस्ट होता है क्या और मैकेनिज्म ऑफ क्लाउड बस्ट को हमें समझाना है, और इंडिया में क्लाउड बस्ट की वनरेबिलिटी कहाँ कहाँ है वो हमें बताना है। तो यहाँ से सीधा सा मतलब अगर मैं कहूँ, एज पर द IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिफाइन करता है क्लाउड बस्ट को। डिफाइन क्लाउड बस्ट, क्लाउड बस्ट को डिफाइन करता है, वो कहता है किसी भी एरिया में 100 mm, एक मिनट, 100 mm और 100 mm से ज़्यादा अगर बारिश होती है, 100 mm और 100 mm से ज़्यादा अगर बारिश होती है विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं क्या, क्लाउड बस्ट। उस एरिया को उसने बोला 10 × 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। इस एरिया में अगर मान लीजिए 10 × 10 स्क्वायर किलोमीटर विद इन दिस एरिया में कोई क्लाउड बस्ट होती है, 100 mm से ज़्यादा अगर बारिश होती है, रेनफॉल होती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, रेनफॉल होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लाउड बस्ट। तो एज पर द IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किसी भी लोकल एरिया में विद इन 10 × 10 किलोमीटर
स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अगर रेनफॉल 100 mm से ज़्यादा होती है विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द क्लाउड बस्ट। तो क्लाउड बस्ट होता कैसा है, सपोज दैट दिस इज अ माउंटेन एरिया। क्लाउड बस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ऑरोग्राफिक रीजन में। ऑरोग्राफिक, हम जो ज्योग्राफी की सीरीज चला रहे हैं उसमें हम जब पढ़ेंगे तो ऑरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, फ्रंटल रेनफॉल क्या होती है, ये सारी रेनफॉल के टाइप समझेंगे। यहाँ पे हमें समझना है ऑरोग्राफिक रेनफॉल। ऑरोग्राफिक का सीधा सा मतलब है कि अगर कोई माउंटेन एरिया है या मान लीजिए कोई भी बीच में पहाड़ आ गया है तो उसकी वजह से बारिश हो रही है। ऐसे ही यहाँ पे मेंशन किया ये माउंटेन है। अब हो रहा क्या है कि इस एरिया में क्या है, ये एरिया वाटर एरिया है। गर्म हवाएं मेरी यहाँ से कहीं से चलेंगी, ऐसे आराम से गर्म हवाएं यहाँ से चलेंगी तो वाटर को सरफेस से अपने साथ मॉइस्चर कंटेंट करेंगी। मॉइस्चर जैसे ही कंटेंट करेंगी धीरे धीरे क्या है वो हवाएं ऊपर की तरफ उठना शुरू होंगी। ऊपर की तरफ उठना शुरू होंगी तो ऊपर की तरफ जैसे ही हवाएं जाएंगी, जैसे ही एक लिमिट के बाद क्या होगा कि एक लिमिट के बाद क्या होगा कि वो यहाँ पे जैसे ही पहुंचेंगी, उन्हें बारिश करनी थी यहाँ पे, लेकिन वो हवाएं इस पहाड़ से या इस माउंटेन से टकराई। टकराने के बाद क्या, वो हवाएं अचानक से ठंडी पड़ गई। तो क्या हुआ, हवाएं आगे की तरफ निकल गई, हवाओं का मूवमेंट आगे की तरफ हो गया और जो पानी था अचानक से इसी एरिया में हो गया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑरोग्राफिक रेनफॉल। ऑरोग्राफिक का रेनफॉल का सीधा सा मतलब है कि माउंटेन की स्लोप में टकरा के, माउंटेन में टकरा के हवाओं ने क्या किया कि पानी का और हवाओं का जो साथ में चल रहा था तो उनकी पानी और जो हवाएं साथ में चल रही थी, हवाएं ठंडी पड़ी तो ठंडी पड़ने से क्या हुआ कि पानी और हवाओं का साथ छूट गया। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑरोग्राफिक रेनफॉल। जैसे वही सबसे पहले कि मॉइस्ट एयर होगी, सीधे सीधे हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी, क्या से, यहाँ से पानी पकड़ के, यहाँ से इस एरिया से पानी पकड़ा, यहाँ से हवाएं ऊपर की तरफ उठना शुरू हुई। एक क्या है कि एक तरफ पे क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वायलेंट हवाएं हो जाएंगी क्योंकि ऊपर कोई भी एयर वगैरह प्रिवेंट नहीं है। फिर क्या होगा कि वो जैसे ही इस एरिया में आएंगी तो यहाँ पे क्या है कि जैसे इससे टकराएंगी, किससे, पहाड़ से या माउंटेन से, तो हवाएं ठंडा होना शुरू हो जाएंगी। अब जहाँ हवाएं ठंडा हो शुरू होंगी तो क्या होगा, पानी का और हवाओं का बीच साथ था, जो साथ में चल रहे थे, हवा ने पानी को एकदम अपनी तरफ दबा के रखा था, कंडेंस करके रखा था, उस कंडेंसेशन चेंज हो जाएगा प्रेसिपिटेशन में और हवाएं आगे की तरफ निकल जाएंगी। तो वही है वॉल ऑफ द वाटर फॉल एट अ वन टाइम, पूरा पानी एक ही जगह अचानक से चला जाएगा। तो इतनी ज़्यादा आएगी विद इन 2 आवर, कह सकते हैं 1 आवर में इतनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी कि वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाएगा। तो ये क्या है ना कि इस एरिया पे अगर मान लीजिए किसी तरह कटाव है, चढ़ाई कटाव है, या मान लीजिए स्लोप है माउंटेन की, इस स्लोप पे अगर कटाव है, ऊपर से ऐसे ऐसे बारिश होना शुरू हुई, या मान लीजिए इस एरिया में सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है, तो इस एरिया की क्या है, इस एरिया की मिट्टी या लैंडस्लाइड होगी। तो लैंडस्लाइड होगी तो नीचे जो लोग रह रहे होंगे वो नीचे आगे टकराएगी। उस प्रोसेस को हम सीधा बोलते हैं फ्लैश फ्लड। तो क्लाउड बस्ट फ्लैश फ्लड का एक रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न, स्पेशली कहाँ पे, माउंटेन और हिली एरिया में। तो यहाँ से हमें समझना है क्लाउड बस्ट का सीधा सा मतलब क्या होता है। अब हम समझते हैं कि, अब मुझे समझना है कि फ्लड सिनेरियो इन इंडिया, इंडिया में फ्लड का सिनेरियो क्या है, कि इंडिया में फ्लड कैसे कहाँ कहाँ पे आता है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया वर्ल्ड मोस्ट फ्लड अफेक्टेड कंट्रीज में से एक है, जिसमें 40 मिलियन हेक्टेयर लैंड फ्लड प्रोन एरिया है। 40 मिलियन हेक्टेयर लैंड भारत की जो फ्लड प्रोन एरिया है। देन ऑन एन एवरेज 10.5 मिलियन हेक्टेयर आर अफेक्टेड बाई एनुअली। ऑन एन एवरेज अगर बात करूँ तो 10 to 11 मिलियन हेक्टेयर लैंड हर साल फ्लड से अफेक्टेड होती है। देन नियरली 75% ऑफ एनुअल रेनफॉल अकर ड्यूरिंग द जून टू सितंबर। तो सबसे ज़्यादा फ्लड आने की जो कंडीशन होती है सितंबर में होती है, और सबसे ज़्यादा रेनफॉल इसी मंथ में, दोनों में होती है, जून टू सितंबर, इनके बीच में। तो ये हमारा मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, जिसमें कहना चाहता है कि इंडिया की 40 मिलियन हेक्टेयर लैंड फ्लड प्रोन है, जिसमें से 10.5
0.5 हेक्टेयर 10.5 मिलियन हेक्टेयर लैंड जिस पे एनुअली फ्लड आता है। और सीधा सा मैं कह सकता हूँ सबसे ज़्यादा फ्लड जून टू सितंबर के आसपास इन्हीं मंथ में आता है। तो ये हमारा मेंस में अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ से लिख सकता हूँ। तो इसका मैं एक चीज़ और देखता हूँ कि इंडिया में फ्लैश फ्लड का हॉट स्पॉट कहाँ पे। इंडिया में फ्लैश फ्लड मैंने कहा कहाँ पे आता है। फ्लैश फ्लड इंडिया में रीजन की अगर मैं बात करूँ तो फ्लैश फ्लड हॉट स्पॉट इन इंडिया, फ्लैश फ्लड हॉट स्पॉट इन इंडिया। तो पहला तो मेरा फ्लैश फ्लड का हॉटस्पॉट मैंने कहा माउंटेन एरिया सारी हो जाएंगी। तो हिमालय रीजन हो गया, हिमालय रीजन हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया मेरा, वेस्टर्न घाट में भी माउंटेन है। वेस्टर्न घाट जैसे वायनाड में अभी आया तो वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट हो गया। उसके अलावा अगर मैं देखूं तो मेरा जो सबसे एरिया है कि ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लिखूं स्पेशली, कभी ब्रह्मपुत्रा की वजह से आता है वहां पे। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इंडिया। और स्पेशली उस एरिया में जहाँ पे मेरी रिवर्स वगैरह है, जैसे मैं इस एरिया को फोकस कर रहा हूँ, या डाम वगैरह है, जैसे पंजाब में डाम है, उड़ीसा में डाम है। तो डाम डेम अफेक्टेड एरिया, डेम इफेक्टेड एरिया, अफेक्टेड एरिया जहाँ पे मेरे बांध बने हुए हैं, किसी तरह बांध में अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो वहाँ का अचानक से पानी आ जाता है नीचे की तरफ, तो उस एरिया बहुत ज़्यादा हॉट प्रोन एरिया है। किसके लिए? फ्लैश फ्लड के लिए। हॉट स्पॉट एरिया है फ्लैश फ्लड के लिए। तो बांध जैसे पंजाब में बांध है, मेरे उड़ीसा में बांध है, तो जो मेरा पिंक वाला रीजन दिख रहा है, पिंक वाला रीजन, दैट इज एक्सट्रीमली प्रोन टू फ्लैश फ्लड। और जो मेरा ब्लू कलर का रीजन दिख रहा है, जो रिवर वाला है, वो मेरा हाईली सब्सक्रिप्टेबल है, मॉडरेट टू हाई फ्लैश फ्लड आते हैं। मेंस का क्वेश्चन अगर मैं लिखूंगा तो इस मैप को अगर बना दूंगा तो यहाँ से मुझे 0.5 या 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये हमारा इंडिया में फ्लैश फ्लड के हॉट स्पॉट के रीजन है। अब मैं समझता हूँ कि कॉज ऑफ फ्लैश फ्लड, फ्लैश फ्लड के कॉजेस क्या हो सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले बार बार बता रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि फ्लैश फ्लड का जो मेन रीजन है दैट इज क्लाउड बस्ट। क्लाउड बस्ट का मतलब सीधा सा बादल का फट जाना। क्लाउड बस्ट स्पेशली उसी एरिया में होता है जिस एरिया में माउंटेन होते हैं ऑरोग्राफिक रेनफॉल की वजह से। तो ये हमने समझा कि क्लाउड बस्ट क्या था, सूडन वेरी इंटेंस रेनफॉल ओवर रिलेटिव स्मॉल एरिया ऑफन अकम्पनीड बाय द हेल स्टॉर्म या थंडर। हेल स्टॉर्म का सीधा सा मतलब है वहाँ पे ओले भी पड़ सकते हैं, बादल बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट करता है। इसके हम पढ़ेंगे क्लाउड बस्ट का नीमोक्यूमुलस क्लाउड या निम्बो स्टेटस क्लाउड, जब हम प्रॉपर ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे। फिर आता है ग्लेशियर लैक आउटवेस्ट फ्लड, यूपीएससी ने पूछा हुआ है इसको मतलब ग्लाफ। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कोई भी ग्लेशियर है, मान लीजिए ये वाला, इसको हम यहाँ से समझते हैं कि अगर ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर का मतलब सीधा सा ये हुआ कि बर्फ वाला एरिया है, वहाँ पे ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज सन की वजह से क्या हुआ कि वहाँ का जो मेल्ट करके क्या हुआ, नीचे जो लेक थी उसमें वाटर आ गया। नीचे जो लेक थी उसमें वाटर अगर ये आ गया, ये लेक थी, सॉरी एक मिनट, अगर ये लेक थी इसमें स्टोर पानी हो रहा था जो एक अपनी सस्टेनेबल लिमिट से हो रहा था, लेकिन वहाँ पे ड्यू टू द टूरिज्म, अनसस्टेनेबिलिटी और मैं कह सकता हूँ क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे क्या क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो गया, या एंथ्रोपोजेनिक रीजन, एंथ्रोपोजेनिक रीजन या अनसस्टेनेबल टूरिज्म, अनसस्टेनेबल टूरिज्म, बहुत सारे मैन मेड रीजन हो सकते हैं। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो मेरे ग्लेशियर से पानी आ रहा था पिघल पिघल के, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और लेक उसको सस्टेन नहीं कर पाती। तो अचानक से क्या होगा, स्लोप के जरिए वो नीचे आएगा और अपने साथ मलबा लाएगा और वो नीचे की एरिया को इफेक्ट करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ग्लेशियर वस्ट, ग्लेशियर लेक आउटवेस्ट फ्लड भी होता है। तो सीधा सा बात है, सडन रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम अ ग्लेशियर इज कॉल्ड ग्लेशियर लेक आउटवेस्ट, दिस इज थ्रेटन ह्यूमन लाइफ। वही यहाँ से है
कि अचानक से किसी भी ग्लेशियर का पानी आ जाता है किसमें, लेक में, और उसकी लेक सस्टेन नहीं कर पाती उस पानी के वॉल्यूम को, तो वो नीचे की तरफ आता है विद द हेल्प ऑफ द फ्लड। तो अपने साथ जो भी मलबा लाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, ग्लोफ। तो यहां से मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा था कि फ्लड का इंडिया में कारण एक फ्लैश फ्लड का एक ग्लेशियर लेक आउटवर्स्ट फ्लड भी है, वो सीधा सा हमने समझा। देन हैवी रेनफॉल फ्रॉम ट्रॉपिकल वेस्टर्न डिस्टरबेंस, जो हमारी मान लीजिए वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस आती है हैवी रेनफॉल लाती है, या साउथ वेस्ट मानसून है वो भी हैवी रेनफॉल लाता है ड्यूरिंग द पीरियड दिस टाइम। तो इंटेंस अगर रेनफॉल आ जाएगी जिससे क्या है, हुरिकेन्स आ गया, साइक्लोन्स आ गया, टाइफोन आ गया, तो इंडिया में जिसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं, टाइफोन्स बोलते हैं, यूएसए में हुरिकेन्स इन जापान और चाइना में बोलते हैं, तो इनकी वजह से भी आ सकता है मेरा फ्लैश फ्लड किसी भी रीजन में। अब आता है कॉज ऑफ फ्लैश फ्लड, वही कंटिन्यू, उसके कारण क्या हो सकते हैं, हमने बोला गोल्फ ही समझा, ग्लेशियर लेक आउटवर्स्ट, और हमने समझा कि क्लाउड वस्ट कैसे करती है, और हमने समझा कि साउथ वेस्ट मानसून सडनली बारिश हो जाए वो कैसे, या वेस्टर्न डिस्टरबेंस कैसे फ्लैश फ्लड लाता है। फिर हम सकते क्लाइमेट चेंज, मैं कह रहा हूँ क्लाइमेट चेंज का मतलब सीधा सा है कि ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत नेगेटिव फैल जाएगी। एटमॉस्फेयर क्या है कि फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर, जैसे हमने अभी रिसेंटली पढ़ रहे हैं ला लिनो, एल लिनो जो हम पढ़ते हैं, वो भी एक क्लाइमेट चेंज का ही कारण है। अब फिर कहता है टोपोग्राफी एंड सॉइल सैचुरेशन, किसी एरिया की टोपोग्राफी, माउंटेन है, हिल है, उस पर भी डिपेंड करता है, और उसकी सॉइल कैसी है। अगर किसी एरिया में मान लीजिए जैसा मैंने कहा कि क्लाउड बस्ट अगर किसी माउंटेन एरिया में हो गया तो वहाँ की सॉइल का नेचर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है फ्लैश फ्लड का प्रभाव। इंटेंसिटी ऑफ फ्लैश फ्लड डिपेंड ऑन द टोपोग्राफी एंड सॉइल नेचर। तो स्टीप स्लोप है, अगर मान लीजिए एकदम से खड़ी स्लोप है ऐसे, तो इस एरिया में क्या है आराम से फ्लैश फ्लड आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्या सॉइल का सरफेस का रन ऑफ कैसा है, सॉइल वहाँ की पकड़ रही है, या मान लें दूसरे शब्दों में उसका रन ऑफ, कनेक्टिविटी ऑफ द सॉइल विद द रॉक कैसी है, तो ये भी यहाँ से इम्पोर्टेंट है। दैट डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम जो पेड़ को काटते हैं, तो पेड़ हमारे क्या करते हैं, अगर किसी स्लोप पे खड़े हैं या मान लीजिए प्लेन एरिया में, तो फ्लड को किसी हद तक रोक देते हैं। तो फ्लड को रोक देते हैं, दूसरे शब्दों में जो कटाव होता है मिट्टी का, सॉइल इरोजन होता है, उसको भी रोक देते हैं। तो यहाँ से अगर डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगा जिस एरिया में, वहाँ पे अगर अचानक से बारिश आ जाएगी तो दैट कॉज अ फ्लैश फ्लड। अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन एंड पुअर प्लानिंग एक्टिविटीज़, जिससे मान लीजिए उत्तरकाशी में आया या उत्तराखंड में आया, और या मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में आया, उससे पहले अरुणाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड आया, तो वहाँ का अर्बनाइजेशन, अनसस्टेनेबल यूज ऑफ द रिसोर्सेस भी मेन रीज़न था। फिर है इनएडुकेट डिज़ाइन ऑफ ड्रेनेज चैनल एंड द स्ट्रक्चर, जो हमारी ड्रेनेज है, जो हमारे पानी का निकलने का रास्ता है, उसका इनएडुकेट तरीके से हमने, अपूर्ण तरीके से हमने क्या किया, उसको डिज़ाइन किया, प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन नहीं किया, और उसका टाइम पे मेंटेनेंस नहीं किया। तो ये हमारे सारे चैलेंजेस 7 से 8 हो जाते हैं फ्लैश फ्लड के। तो अगर जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको कहीं पे भी लिख सकते हैं, अगर आज से 2 साल बाद फ्लैश फ्लड के रीज़न आते हैं तो रीज़न यही रहेंगे, कॉज यही रहेंगे, बस आपके रिसेंट फ्लड के एग्जाम्पल बदल जाएंगे। जैसे अगर एक क्वेश्चन पूछा था रिसेंट क्लाउड बस्ट के बारे में, उनके 2 मिनिमम लिखनी थी, कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है, तो मैंने क्या है जैसे लिया मैंने धारावी विलेज उत्तराखंड में जो 2025 में आया था, देन केदारनाथ वैली रुद्रप्रयाग 2024 में आया था, अमरनाथ में आया था, हिमाचल प्रदेश में 2026 में आया, या फिर मैं अभी जो रिसेंट का कल का एग्जाम्पल ले सकता हूँ 7 जुलाई का, जो मेरा वायनाड में आया, बेनाड में आया, जहाँ पे 5 से 7 लोग मारे गए। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द फ्लैश फ्लड। तो रिसेंट का अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं
तो इस सब बड़े आसानी से क्या है कि फ्लैश फ्लड का एग्जाम्पल याद रखिए, कॉज, रीजन, एरिया लगभग सेम रहते हैं, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन आता है हॉटस्पॉट रीजन, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हिमालय स्टेट में आता है, वेस्टर्न कोस्ट पे आता है, सेंट्रल इंडिया में आता है, स्पेशली द रिवर के द्वाब सिस्टम में, जहाँ पर रिवर का प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है। फिर आता है इम्पैक्ट ऑफ फ्लैश फ्लड। इम्पैक्ट ऑफ फ्लैश फ्लड का क्या होता है, जाहिर सी बात है फ्लैश फ्लड का इम्पैक्ट पॉजिटिव तो होगा नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा, मेरा ह्यूमन इम्पैक्ट होगा, उसके अलावा मेरा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट भी होगा। तो वो सारे इम्पैक्ट है, ह्यूमन का लॉसेस का इम्पैक्ट होगा कि हमारा ह्यूमन की डेथ बहुत ज़्यादा होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, लाइवलीहुड, हमारी जो लाइवलीहुड लोग जो काम कर रहे हैं स्पेशली रूरल पॉपुलेशन में एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, उनकी लाइवलीहुड पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की बात करूं तो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट में जो हमारी बायोडाइवर्सिटी होगी, जो हमारी नेशनल पार्क सेंचुरीज होगी, वेटलैंड होगी, उनका भी डिस्ट्रक्शन होगा। और इम्पैक्ट टूरिज्म इकोनॉमी पे भी पड़ेगा कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो एरिया में नहीं जाएंगे। सपोज दैट अगर केदारनाथ में फ्लड आ जाता है या फ्लैश फ्लड आ जाता है तो वहाँ पे टूरिस्ट जाना बंद हो जाएंगे, तो वहाँ की लोकल इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा। और लास्ट में हम लिख सकते हैं एक पॉइंट कि ये इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा। इससे क्या है कि हमारी अगर किसी एरिया में फ्लैश फ्लड आ जाते हैं तो वहाँ का जो इकोनॉमी है, इंडस्ट्री वगैरह है, वो सारी कोलैप्स कर जाती है। तो ये हमारे इम्पैक्ट ऑफ द फ्लैश फ्लड हो जाते हैं। तो फ्लैश फ्लड की मेरे पास मिटिगेशन क्या होनी चाहिए, अगर कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है कि मिटिगेशन सजेस्ट करो या वे फॉरवर्ड सजेस्ट करो, तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी बेस्ड रिस्क मैपिंग करनी चाहिए मुझे। टेक्नोलॉजी के बेस्ड पे मुझे रिस्क मैपिंग किस एरिया में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एरिया है, जिस एरिया में सबसे ज़्यादा फ्लैश फ्लड आते हैं, तो उसको मैं आराम से चेक कर सकता हूँ अर्ली वार्निंग सिस्टम विद द रडार सिस्टम और डोपलर रडार सिस्टम में दे सकता हूँ अर्ली वार्निंग से। देन रिवर गॉजिंग एंड द इमरजेंसी अलर्ट, किस एरिया में रिवर का कितना ड्रेनेज सिस्टम है, तो उसके लिए मुझे इमरजेंसी अलर्ट पहले से कर देना चाहूँ तो मेरा जान माल का खतरा नहीं होगा। फिर होगा क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सीधा से हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं सस्टेनेबल तरीके से बनाऊं, जिससे क्या है कि मेरा जो इन्वायरमेंट है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट कम पड़े। जैसे जो एलिवेटेड रोड बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, रिवर बैंक बनाते हैं या ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा ना पड़े। देन इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट का सीधा सा मतलब है कि हम दो रिवर है, अगर किसी रिवर का ड्रेनेज सिस्टम उतना बेटर नहीं है तो लिंकेज ऑफ द रिवर सिस्टम से भी हम फ्लड को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और हम पेड़ भी लगा सकते हैं रिवर के आसपास, और प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग, वेटलैंड कंजर्वेशन या रिस्टोरेशन से भी हम फ्लड को रोक सकते हैं। कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, कम्युनिटी को हम लिटरेट करें या कम्युनिटी को एजुकेट करें रिगार्डिंग द डिजास्टर रिस्क या फ्लड से रिगार्डिंग, तो हमारा हो सकता है। देन पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशन मेजर, पॉलिसी का मतलब नेशनल फ्लड मैनेजमेंट पॉलिसी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, उसमें भी हमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करना चाहिए, जिससे क्या है कि हमारे फ्लड मैनेजमेंट को प्रॉपर से कर पाए। ये हमारे मेंस के सारे क्वेश्चन हैं। मैंने ये मेंस के क्वेश्चन इसीलिए लिए कि आपको पता चले कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। यूपीएससी सबसे ज़्यादा डिजास्टर मैनेजमेंट में फ्लड पे फोकस करती है कि इंडिया में न तो उतने ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, न तो इतने ज़्यादा इंडिया में वॉल्कानो आते हैं, न सुनामी आती है। इंडिया में सबसे ज़्यादा फ्लड ही आते हैं, हर साल फ्लड आते हैं। मैं कह रहा हूँ इंडिया की 70%, दूसरे शब्दों में कहूँ कि इंडिया का जो लैंड एरिया है उसमें 41 हेक्टेयर लैंड एरिया, 40 मिलियन हेक्टेयर लैंड एरिया, उस पर फ्लड आते हैं। और 10 to 11 हेक्टेयर मिलियन लैंड एरिया है, उस पर एनुअली फ्लड आते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा और 2024 में पूछा, वो पूछ रहा है कि फ्लड इज द अर्बन एरिया इमर्जिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर, डिस्कस द कॉज ऑफ द डिजास्टर, मेंशन इन द फ्यूचर ऑफ द टू सच मेजर फ्लड इन द। मैंने कहा कि उसने क्या पूछा है कि जो दो मेजर फ्लड आए उनको आपको बताना। इन द लास्ट 2 डिकेड डिस्क्राइब द पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क ऑफ द इंडिया। जितने भी इसमें क्वेश्चन में पैरामीटर पूछे वो हमने ऑलरेडी सारे डिस्कस किए अपने सेशन में। उसमें पूछा है कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर कैसे होता है, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इंड्यूस्ड डिजास्टर, कि क्लाइमेट चेंज इंड्यूस करती है किसी भी डिजास्टर को, स्पेशली फ्लड को। और कह रहा है कि डिस्कस द
ऑफ दिस मीन्स डिस्कस द कॉज ऑफ दिस, इसके कॉज आपको बताने किसके, फ्लड के अर्बन एरिया में आने के हमने सारे किए कि ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, कंक्रीट बहुत ज़्यादा होता है, और सॉइल का भी, और टेरेन एरिया के अभी ये सारे क्लाउड बस्ट भी रीज़न हो जाता है। ये सारे रीज़न हमने कि डिस्क्राइब द पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी कौन कौन सी है। जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट की पॉलिसी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 हुआ, उसके अलावा जो भी नेशनल वाटर कमीशन है वो भी समय समय पे अपनी पॉलिसी बनाता है। तो ये सारी वहाँ से मेरा क्वेश्चन, वहाँ से सीधा सीधा जो हमने कंटेंट पढ़ा वहीं से। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड अकरेंस ऑफ द क्लाउड बस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, डिस्कस द 2 रिसेंट एग्जाम्पल। मैंने सिर्फ ये कहा कि जो भी कंटेंट है वो सिर्फ कंटेंट फिक्स है, सिर्फ आपको रिसेंट में जहाँ पे भी क्लाउड बस्ट हो रहा है, जहाँ पे भी फ्लड आ रहे हैं या फ्लैश फ्लड आ रहे हैं वही याद रखने। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा वो पूछ रहा है कि क्लाउड बस्ट होता क्या है, क्लाउड बस्ट की मैकेनिज्म क्या है। जो हमने समझा कि IMD के अनुसार किसी भी एरिया में 100 mm या 100 mm से ज़्यादा बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में अगर रेनफॉल हो जाती है, या दूसरे शब्दों में कहूँ बारिश हो जाती है 110 × 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लाउड बस्ट। और फिर पूछा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बताने कि क्लाउड बस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो सीधी सी बात है, सबसे ज़्यादा क्लाउड बस्ट इंडिया में वहाँ होगा जहाँ पे पहाड़ होंगे। तो हमारा हिमालय रीजन में होगा, वेस्टर्न घाट के रीजन में होगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होगा, जैसा कि हमने मैप से समझा। तो ये क्वेश्चन सीधा सा यहीं से बन रहा है, 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं जो हमारा 2016 में पूछा हुआ इसी टॉपिक से क्वेश्चन। वो कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्बन फ्लड ड्यू टू द हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इंक्रीजिंग ओवर द ईयर, डिस्कस द रीजन ऑफ द अर्बन फ्लड, हाईलाइट द मैकेनिज्म ऑफ प्रिपेयरनेस और रिड्यूस द रिस्क ऑफ। सेम क्वेश्चन है, बस कुछ इसका कंटेक्स्ट चेंज हुआ है। जो हमने क्वेश्चन 2024 में पढ़ा, तो अगर मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन की मैं PYQ की थीम पकड़ लूँगा तो यहाँ से मेरे डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन हुए। वहाँ पे भी पूछा था अर्बन फ्लड क्या होता है, हाई इंटेंसिटी अर्बन फ्लड में क्यों होती है, और पूछा था कि रीज़न आपको बताने अर्बन फ्लड के। तो रीज़न अर्बन फ्लड के क्या है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं, जैसा हमने कहा कंक्रीट बहुत ज़्यादा है तो लैंड एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। उसके अलावा हम जो अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ काटते हैं, बहुत सारे इसके रीज़न हो सकते हैं। तो ये सारे हमारे पूछे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।